Welcome everyone. Welcome back, my dear friends and my viewers. आपके अपने चैनल इंग्लिश प्राइड पर वेलकम है आपका। हम यूथ कंपटीशन से वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन कर रहे थे ऑन द हाई डिमांड ऑफ माय वीवर्स के मेरे फ्रेंड्स की कुछ डिमांड्स थे, उन पर मैं कर रही हूँ। तो 20 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है यूथ कंपटीशन से। अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो जाकर देख लीजिए। आज हम 21 क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर। टीजीटी 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें जो है स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ये लाइन्स आती हैं। हम देखते हैं ये लाइन किस में आती है। टिंटन एबी, द रेक्लूस, इमोर्टैलिटी और द प्रेल्यूड। तो ये लाइंस आती है टिंटन एबी में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। एंड द लाइन, हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर इन द पोएम लाइन्स composed a few miles about Tinton Abbey on revisiting the bank of the Way during the Way क्या है, ये रिवर है। A tour July 13, 1798. This poem is composed in a blank verse used to describe a unrhymed line in iambic pentameter. It is also regarded as a dramatic lyric. ये dramatic lyric भी है। And next question 22nd is, in which poem of Wordsworth does the line our birth is but a sleep and a forgetting occur? यूपीटीजीटी 16 में, डीएसएसबी पीजीटी 14 में एंड यूजीसी नेट में भी ये लाइन 8 में आ चुकी है। तो ये लाइन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मानकर चलिए आप, जो इमोर्टैलिटी ओड से है। फर्स्ट ऑप्शन इज टिंटन एबी, सेकंड रेक्लूस एंड ऑप्शन सी इज प्रेल्यूड एंड 4 इज इमोर्टैलिटी ओड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा हमारा ऑप्शन डी, इमोर्टैलिटी ओड। द लाइन आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग अकर इन द poem ode intimation of immortality from recollection of early childhood. This poem was completed in 1804 and आपने देखा होगा प्रीवियस, अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ये लाइंस कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पोएम इन 2 वॉल्यूम, दिस पोएम इज एन इरेगुलर पिंडैरिक ओड। ये क्या है, ये इरेगुलर पिंडैरिक ओड है और 11 स्टेंजाज इसमें हैं। क्वेश्चन 23rd इज, फॉर whom did William Wordsworth speak in his famous line, why thy soul was like a star and dwelt apart? ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसके लिए बोली है? तो ये विलियम शेक्सपियर, जॉन गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन एंड स्पेंसर। तो ये लाइन शेक्सपियर ने बोली है मिल्टन के लिए, क्योंकि ये खुद भी पोइट थे और मिल्टन भी पोइट थे। तो मिल्टन के उन्होंने ये लाइन लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ फेमस लाइन, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज फेमस पोएम लंडन 18। और ये लाइन किस में लिखते हैं? ये लंडन 1802 में ये लिखते हैं, जो 1802 में पब्लिश होती है। ठीक है, लंदन में लिखते हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पोएम इन 2 वॉल्यूम्स 1807 ही स्पीक दीज लाइन्स फॉर जॉन मिल्टन। ये लाइन्स जॉन मिल्टन के लिए बोलते हैं। ऑप्शन से हमारा पता चल गया था। क्वेश्चन 24 है, एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाई। यूपीटीजीटी 16 में ये क्वेश्चन आ चुका है। विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन एंड गाल्सवर्दी। तो ये जो लाइन्स है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी, ये वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का है। द फर्स्ट लॉन्ग पोएम दैट वर्ड्सवर्थ completed, it was originally published in 1793, was revised in 1794। ठीक है, 93 में ये लिखी गई थी और पब्लिश होती है और फिर से रिवाइज की जाती है 1794 में।
क्वेश्चन 25 is विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन सा वर्क इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है। यूपीटीजीटी 16 में क्वेश्चन आया है। द थॉर्न, द इडियट बॉय, साइमन ली, बियॉन्ड। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये डी होगा, बियॉन्ड इनका वर्क नहीं है। थॉर्न भी इनका वर्क है, साइमन ली भी इनका वर्क है। और ये बियॉन्ड जो है ये एक नॉवेल है जिसको लिखा है जॉन काल्सवर्दी ने। तो ये भी हमारे टीजीटी का ही क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पब्लिश हुआ है ये होती है ये नॉवेल 1917 में। द इडियट बॉय एंड साइमन लीव आर पोएम कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। एंड क्वेश्चन सी द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 इज Question 26 is who refer William Wordsworth as an ever enduring man? डॉक्टर जॉनसन, जॉन कीट्स, डी क्वेंसी और एस टी कॉलरिज। यूपीटीजीटी 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा एस टी कॉलरिज, क्योंकि एस टी कॉलरिज ही ने ही इनको जो है एवर इंड्योरिंग का नाम दिया है। हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी। सैमुअल टेलर कॉलरिज refer William Wordsworth as an ever enduring man in his poem to William Wordsworth। विलियम वर्ड्सवर्थ जो पोएम इन्होंने लिखी है उसमें ये लाइन्स आई है, रिटन इन 1807 एज अ रिस्पॉन्स टू पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रेल्यूड। जो वर्ड्सवर्थ की प्रेल्यूड जो पोएम है वो ऑटोबायोग्राफिकल है, उसके जो है रिस्पॉन्स में इन्होंने इनको ये लिखा है। और ओ ग्रेट बार्ड एट दैट लास्ट स्ट्रेन डाइंग अवे द एयर विद स्टेड fast I lived there in the course of ever enduring man। इस तरह इन्होंने ever enduring man इनको बोला है अपनी पोएम में। एंड क्वेश्चन 27 is which two words rhyming in the last two lines of the first stanza of daffodils। किस लास्ट टू लाइन्स में फर्स्ट स्टंजा के डैफोडिल्स में कौन सी लाइन वर्ड्स जो है आपस में राइम करते हैं। आरपीएससी लेक्चरर 18 में ये क्वेश्चन आया है। ट्रीज एंड ब्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग। तो देखिए फ्लटरिंग एंड डांसिंग आपस में मैच ही नहीं कर रहे हैं, आई और लाई मैच कर रहे हैं। ग्लैंस और डांस ये भी एंस होना चाहिए, यहाँ आंस है तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। लास्ट टू लाइन्स ऑफ द स्टंजा, फर्स्ट स्टंजा ऑफ डैफोडिल्स बिसाइड द लैक बीनीथ द ट्रीज। ये देखिए ट्रीज आया है। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। तो देखिए फ्लटरिंग एंड डांसिंग आया है लेकिन ये आपस में जो है राइमिंग की तरह नहीं है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 28 देखते हैं। क्वेश्चन 28 है वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द डैफोडिल्स अ होस्ट हेयर मीन्स। आरपीएससी लेक्चरर 18 में ये क्वेश्चन आया है कि डैफोडिल ने होस्ट, डैफोडिल में वर्ड्सवर्थ ने होस्ट बोला है। होस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है। समवन हु entertains by invitation an organism that harbor another inside a whole आर्मी ऑफ फ्लावर्स। तो इसमें आ होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स होगा, क्योंकि जो डैफोडिल्स है वहाँ पर सिर्फ डैफोडिल्स है, इसलिए बोला गया है आ होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स। उसको जो है बोला गया है कि होस्ट है। एंड क्वेश्चन 29 इज द लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 18 में ये क्वेश्चन आया है। 1798, 1802, 1805 एंड 1789। तो ये जो लिरिकल बैलेड पब्लिश होता है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पॉइंट आउट करके रखिएगा। ये 1798 में पब्लिश हुआ था। और लिरिकल बैलेड को एस डी कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ ने कोलैबोरेशन में लिखा है। इसका फर्स्ट एडिशन 1798 में आता है। देन आफ्टर 2 ईयर इसका सेकेंड एडिशन आता है 1800 में। एंड थर्ड एडिशन इसका 1802 में आता है। एंड फोर्थ एडिशन आफ्टर 3 ईयर्स 1805 में आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ द सबटाइटल ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। कौन सा जो है पोएम को इनके सबटाइटल दिया गया है ग्रोथ ऑफ
और ग्रोथ ऑफ पोर्ट्स माइंड, उत्तराखंड जीआईसी लेक्चर 18 में ये क्वेश्चन भी आया है। टिंटन एबी द प्रेल्यूड ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी लेओडामिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, प्रेल्यूड होगा। द प्रेल्यूड इज अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ स्टार्ट राइटिंग इट इन 1799 and finished it in 1805. It is published in 1850 after his death by his wife. इनकी वाइफ बाद में इनके डेथ के इसको पब्लिश कराती हैं। The subtitle of this poem is Growth of Poet's Mind. So now see the question number 31. Question 31 is which work of Wordsworth has been called the fine flower of 18th century meditative poetry? तो इसमें जो है इनके किस वर्क को वर्ड्सवर्थ ने कहा है द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री? तो ये ऑप्शन हमारा है ये टीजीटी पीजीटी 16 में ये क्वेश्चन आया है। लिरिकल बैलेड, इमोर्टैलिटी ओड, द रेक्ल्यूज एंड टिंटन एबी। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन डी, टिंटन एबी। विलियम वर्ड्सवर्थ ड्रामेटिक लिरिक, टिंटन एबी जो है ये ड्रामेटिक लिरिक है। हैज़ बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ, देखिए द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री। इट वॉज पब्लिश्ड इन, ये भी कब पब्लिश होती है 1798 में ये भी पब्लिश होती है। क्वेश्चन नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 32। Who among the flowers said the child is father of man? किसने जो है चाइल्ड, इनमें से किसने बोला है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन? पीबी शेली, टेनिसन, जॉन कीट्स एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला है। और द फ्रेज द चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन अपीयर्ड इन पोएम माई हार्ट लीव्स अप। माई हार्ट लीव्स अप में ये लाइन इनकी आई है, The child is the father of a man by William Wordsworth in 1802. See question number, now we see question number 33. 33 is The prelude consists of dash book. Prelude में कितनी बुक कंसिस्ट हैं? ये पीजीटी 16 का क्वेश्चन है। 10, 12, 14 एंड 16। तो इसमें बुक्स कितनी हैं? प्रेल्यूड में जो बुक्स होती हैं वो 14 होती हैं। द प्रेल्यूड कंसिस्ट ऑफ 14 बुक्स। द प्रेल्यूड और ग्रोथ ऑफ अ पोएट, प्रेल्यूड को ही ग्रोथ ऑफ अ पोएट बोला गया है ना। पोएट्स माइंड एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स, ये किस में है? ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये ब्लैंक वर्स में है बाय वर्ड्सवर्थ, ये पता ही है आपको। He began the prelude in 1798 at the age of 20 and continued to work on it throughout his life. He completed it in 1805. It was published in 1850 or after the death of him of his and by his wife. इनकी वाइफ इसको पब्लिश कराती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 is Which of the following statement is not correct about William Wordsworth? पीजीटी 16 में ये क्वेश्चन आया है। Wordsworth declared that his earliest verses were a tame imitation of Pope's versification. Throughout his life, he never wavered in his faith in himself and his immortality as a poet. Lyrical Ballad was published at Cockermouth. D. The Prelude was completed in 1805. तो इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है। लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड एट कोकरमाउथ, क्योंकि जो ये पब्लिश हुआ था यहाँ पर कोकरमाउथ है, तो ये स्पेलिंग बस करेक्ट है। यहाँ पर पब्लिश हुई है, कहाँ पर हुआ था? कोकरमाउथ में पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 इज
Question number 35 is, for which of the following poet is nature both law and impulse? William Wordsworth, John Keats, Matthew Arnold and S.T. Coleridge. NVS PGT में 19 में ये क्वेश्चन आया है, तो कौन से पोइट हैं जो नेचर को किस तरह लेते हैं लॉ एंड इम्पल्स के लिए? तो ये हमारा ऑप्शन होगा इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ इज रिगार्डेड द पोएट ऑफ बोथ नेचर बोथ लॉ एंड, इनको माना जाता है कि ये नेचर ऑफ पोएट और लॉ एंड इम्पल्स दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इज द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन इज अ quote from a poem which of the following poet? NVS PGT में ये क्वेश्चन आया है 19 में। देखिए, एक ही क्वेश्चन को किस तरह से थोड़ा सा अलग अलग करके पूछ लिया जाता है, बस हम एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो इसलिए हमें PYQs करना ज़रूरी होता है। तो हमारा इसमें देखिए ऑप्शन अभी हमने पढ़ा है कि किस में इन्होंने ये रॉबर्ट ब्राउनिंग, जॉफ्री चॉसर, सिल्विया प्लाथ, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोली है। और किसमें द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन इज़ अ कोट फ्रॉम द पोएम माई हार्ट लिव्स अप, इसमें इन्होंने बोला है। और ये पब्लिश कब होती है? और द लाइन आल्सो अपीयर इन द पोएम द थॉर्न बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। तो जो द थॉर्न, ये दो पोएम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी लाइन, ये लाइन किस दो पोएम में पूछी गई है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 38 इज, ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस again appear to be and is fit have for thee. This description by William Wordsworth is about which of the following bird? Skylark, nightingale, owl, cuckoo. तो ये लाइंस किसके लिए, किस बर्ड्स के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोली है? तो ये कुकू के लिए बोली है। ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर टू बी and is fit have for the three are taken from to the cuckoo। जो इनका वर्क है टू द कुकू, उसमें ये लाइन आई है और कुकू के लिए ही बोला इन्होंने। रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द पोएम वॉज रिटन इन मार्च 1802 इन द ऑर्चर्ड एट द टाउन एंड ग्रासमेयर एंड पब्लिश्ड इन मार्च 1807। एंड क्वेश्चन 38 इज, क्वेश्चन 38 इज लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। लिरिकल बैलेड कब पब्लिश होती है? ये भी NVS PGT में क्वेश्चन पूछा गया है 19 में। 1898, 1798, 1889 एंड 1789 तो पब्लिश होती है ये 1798 में। एंड लिरिकल बैलेड कॉलरिज, लिरिकल बैलेड्स collaborative work of S.G. Coleridge and William Wordsworth. First volume of William Lyrical Ballad was published in 1798. In this volume 30, it's very important, point out it please. S.G. Coleridge and William Wordsworth first volume was published in 1798. In this volume 23 poems were added, 19 poems from William Wordsworth and 4 फ्रॉम S.G. कॉलरिज। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। अगर रेफरेंस में दिया है इसका मतलब कि क्वेश्चन तो पूछने के लिए एग्जामिनर कहीं भी से भी पूछ सकता है, इसलिए आप अपने लेवल पर अच्छे से तैयारी करके रखिएगा। एंड क्वेश्चन 39 इज, an account of the growth of poet's mind by Wordsworth is maintained in his autobiographical poem NVS PGT 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसको बोला गया है? द प्रेल्यूड, द वर्क इज टू मच विथ अस, द सोलिटरी रीपर, सोनेट ऑन सोनेट। तो ये हमारा द प्रेल्यूड है, इसको ही इनका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बोला जाता है। द प्रेल्यूड इज अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम divided into 14 books. It is written in blank verse. The full title of
This poem is the prelude growth of a poet's mind. Wordsworth started writing in 1799 and finished it in 1805 and published after his death by his wife 1815. Question number Question number 40 is who among the following said that in his early life he was fostered by two influences. NVS PGT 19 में ये क्वेश्चन भी आया है. जॉन डन, अल्बर्ट टेनिसन, WB ईट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ. तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो विलियम वर्ड्सवर्थ होगा. ठीक है ना. इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ होगा. इसका डिफरेंस देने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, जो भी आपको क्वेरीज़ है या जिस पर भी आपको वीडियोस चाहिए उस पर के लिए आप कमेंट ज़रूर करिएगा और मैं अपने लेवल तक बेस्ट कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी कि मैं आपको चीज़ों को समझा सकूँ और जो चीज़ें एग्ज़ाम के लिए वैल्यूएबल होगी उसको मैं पूरी तरह बेस्ट लेवल पर अपने बताने की और आपको तक प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी. इसका रेफरेंस भी देख लीजिए. विलियम वर्ड्सवर्थ सेड दैट हिज अर्ली लाइफ ही वॉज फॉस्टर्ड बाई टू इन्फ्लुएंसेस, ब्यूटी एंड फियर. किससे इन्फ्लुएंस होते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ये इन्फ्लुएंस होते हैं ब्यूटी एंड फियर से. ठीक है ना. ब्यूटी एंड फियर से ये इन्फ्लुएंस होते हैं. एंड इन द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर वीडियोस आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती हो और आपको इससे कुछ गेन होता हो नॉलेज, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा. एंड अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने जूनियर्स के साथ उसको शेयर ज़रूर करिएगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी एडवाइस आपको लगती होगी कि मैं आप तक जो नॉलेज पहुंचा रही हूँ या जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ इसमें मैं कुछ और इन्हेंस कर सकती हूँ, कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ और मैं अच्छा ट्राई कर सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट ज़रूर करिएगा. और आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि अपकमिंग वीडियोस किस पर आनी चाहिए. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वो वीडियोस जो है, अभी बीच में मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बहुत ही हेल्थ इशू था इसलिए मैं वीडियोस कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पा रही थी. एंड अब आपके पास वीडियोस जो है रेगुलर पहुँचेंगे एंड साथ ही आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है कि हम टीजीटी या पीजीटी की तैयारी करें तो जो हमारे मेन राइटर हैं उनके साथ साथ हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो आप जो है आप मेरी वीडियोस में जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है. मतलब कि अगर हमारे पास वर्ड्सवर्थ जैसे हैं तो वर्ड्सवर्थ के इम्पॉर्टेंट वर्क हम कौन सा ज़रूर पढ़ें, जैसे कि प्रेल्यूड हमें पढ़ना ही पढ़ना है. एंड अगर हम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं तो हमें एस.टी. कॉलरिज को ज़रूर पढ़ना है. ठीक है ना. क्योंकि विदाउट एस.टी. कॉलरिज को पढ़े हम अपना वर्क जो है कंप्लीट, मतलब कि वर्ड्सवर्थ हमारे कंप्लीट ही नहीं हो सकते. क्योंकि लिरिकल बैलेट में देखिए, लिरिकल बैलेट में आपने देखा कि लिरिकल बैलेट जो है उसमें 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की है, 4 एस.टी. कॉलरिज की है. तो भाई एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है ना कि भाई लिरिकल बैलेट जो लिखा गया है उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ किसका कोलैबोरेशन है. तो एस.टी. कॉलरिज के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत नॉलेज रखना होगा. ठीक है ना. अलग से उनका तो नहीं पूछेगा बट जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट की जो वर्क इनके कोलैबोरेशन में होगा तो वहाँ से लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो उसके लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहिएगा. ठीक है. और जो भी कोलैबोरेशन में इनका वर्क है उसके लिए एस.टी. कॉलरिज को पढ़िएगा ज़रूर. ठीक है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अभी हम वर्ड्सवर्थ की ही सीरीज़ अब कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको अब डेली 6 बजे वीडियोस मिल जाया करेगी. प्रीमियम में आप ज्वाइन करके आप इसे वॉच कर सकते हैं. एंड ऑल द बेस्ट, क्योंकि अब टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है. ऑल द बेस्ट एवरीवन.
और सबसे गॉड से प्रे है कि सभी को जॉब मिल जाए, अपनी मेहनत का फल उन्हें मिले। बहुत आप लोगों ने सब ने बहुत ही ज़्यादा जो है इंतज़ार किया है, बहुत टाइम के बाद एग्ज़ाम हो रहा है और वैकेंसी अगली आएगी या नहीं आएगी ऐसा कोई भी चांस अभी नज़र नहीं आ रहा है, या आ भी सकती है पता नहीं, लेकिन हमें मौका मिला है हमें उसे पूरी तरह से गेन करना है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।